नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग नवम के इतिहास विषय के तीसरे महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। जी हाँ, हम लोगों ने इसके पिछले कक्षा में देखा था कि किस प्रकार से जर्मनी, जो यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश था और प्रथम विश्व युद्ध में जब वह शामिल होता है तो उससे किस तरह से पराजय का सामना करना पड़ता है और उसका परिणाम वर्साय की संधि के रूप में आता है। पूरा जो मित्र राष्ट्र था उससे यह प्रतीत होता है कि अगर ऐसा प्रथम विश्व युद्ध हुआ है तो उसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है जर्मनी। तो हमने पिछले कक्षा में इन सारी चीज़ों को देखा था। अब हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से वर्साय की संधि के बाद जर्मनी की स्थिति होती है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाला था और हम लोगों ने ये देखा था कि किस प्रकार से जब वर्साय की संधि होती है और जो वहाँ के जो शासक होते हैं, जो वहाँ के जो राजा थे कैसर विलियम, वो क्या करते हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और वहाँ पर एक गणतंत्र का जन्म होता है जिसे वाइमर गणतंत्र कहते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि वाइमर गणतंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि वाइमर नामक स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की गई थी, इसलिए वाइमर गणतंत्र इससे कहा गया। चलिए हम अब देर नहीं करते हैं और आगे देखते हैं कि आज के जो मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या हम देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो मंदी का साल चल रहा था उसमें क्या क्या समस्याएं जर्मनी को झेलनी पड़ी, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हिटलर का उदय होता है जर्मनी की राजनीति में, और उसके बाद किस तरह से जो जर्मनी जो बिखरा पड़ा था उससे पुनर्निर्माण करने की कहानी स्टार्ट होती है। लेकिन इसी बीच में हम ये भी देखेंगे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध तक जो जर्मनी पहुंचा उसमें क्या क्या घटनाक्रम होते हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और हम अपने पहले टॉपिक को देखते हैं, मंदी के साल। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इसमें दो तीन चीज़ें जो प्रमुख थीं। सबसे पहले तो जो मंदी का जो साल था वो 1923 ईस्वी से आरंभ होना शुरू हुआ था। 1923 से 1929 ईस्वी के बीच की जो घटनाएं हैं या कालक्रम था वो मंदी के साल के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, हम इसमें ये देखते हैं कि किस प्रकार से जब वाइमर गणतंत्र की स्थापना होती है तो वहाँ पर आपस में ही लोगों में मतभेद था। कुछ लोग जो डेमोक्रेट्स को मानने वाले थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे वो जो रूढ़िवादी विचारधारा को मानने वाले थे। तो इन्हीं सभी के बीच में जो स्थिति उत्पन्न होती है वो काफ़ी देश की राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करती है और कहीं ना कहीं उसका यह प्रभाव पड़ता है कि जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो नीचे की ओर जाती है। इन्हीं सभी के बीच में बेरोजगारी ऐसे चरम पे पहुंच जाती है जहां से लोग तख्तियां लेकर खड़े होते हैं कि नहीं, हम लोग कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। उतना ही नहीं, जो युवा वर्ग था वो अब आपराधिक मामलों की ओर या आपराधिक गतिविधियों की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हम लोग को। इसी मंदी के बीच में एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अमेरिका जो था वो क्या करता है कि जो स्थिति देखता है जर्मनी की कि यहाँ के लोगों की स्थिति बहुत ही खराब है, उस परिस्थिति में वो एक योजना लाता है जिसे बोलते हैं डाप्स योजना, और इस योजना के अंतर्गत उसे आर्थिक सहायता प्रदान करता है ताकि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें अपने जो मौलिक चीज़ें हैं, जो बेसिक जो उनके जीवन यापन के लिए चाहिए वो प्राप्त हो सके। परंतु ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती हैं। होता क्या है कि 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी महामंदी आती है जिसे हम आर्थिक मंदी कहते हैं। अब यह सवाल उठता है कि आर्थिक मंदी होता क्या है? तो आर्थिक मंदी ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति होती है उसके बाद जितने भी यूरोपीय देश थे वो तो उन्हें तो युद्ध में काफ़ी नुकसान होता है। तो इस परिस्थिति में वो उनकी जो उत्पादन क्षमता होती है या जो उनको खपत करने की जो कैपेसिटी होती है वो सारी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और उसका परिणाम अमेरिका पे सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि अमेरिका वो विश्व युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था परंतु उसे शामिल होना पड़ता है। परंतु उससे वो चीज़ सीखता है कि अगर मैं विश्व युद्ध में उलझा रहूँगा तो फिर मैं आर्थिक रूप से महाशक्ति नहीं बन सकता हूँ। परंतु प्रथम विश्व युद्ध जैसे कहा जाता है आपको कि अगर बाजार में अगर उपभोक्ता ही नहीं होंगे तो फिर जो उपभोग की वस्तु है उसका कुछ नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से अमेरिका के पास तो उत्पादन करने की क्षमता तो थी, उसके पास फैक्ट्रियाँ थी, वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल रही थी, परंतु उन्हें खरीदने वाला ही कोई नहीं था। ऐसे में क्या हो गया कि उत्पादन तो बढ़ गया पर जिसकी खपत है वो बिल्कुल कम हो गई थी। तो इस तरह से वहाँ पे एक वॉल स्ट्रीट था, शेयर मार्केट जो होता है जैसे भारत में शेयर मार्केट, उस वजह से वहाँ पे वॉल स्ट्रीट था, वो एकाएक धराशायी हो जाता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाती है।
तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के लिए भी एक बहुत मुश्किल का दौर होता है और वो मजबूरी बस जर्मनी को सहायता करना छोड़ देता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो यहाँ के जो लोग थे, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ पे 60% से अधिक लोग बेरोजगार हो जाते हैं। वो जो उत्पादन क्षमता होती है वो घट करके 40% हो जाती है। अब इस परिस्थिति में स्वाभाविक है कि, और चूंकि पहले से कुछ अमेरिका हेल्प कर रहा था इसलिए उनकी स्थिति ठीक थी, परंतु बाद में उनकी स्थिति और दयनीय होने लगती है। अब क्या हो, इस बीच में सिर्फ एक मजदूर वर्ग था जो उससे उम्मीद थी कि हम लोग सभी चीज़ों को ठीक कर लेंगे, परंतु जो वेतनभोगी कर्मचारी थे उन्हें लग रहा था कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल है ठीक होना। अब वो काफ़ी परेशान थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी भी स्थिति तो सर्वहारा वर्ग के जैसा नहीं हो जाएगा। तो सर्वहारा वर्ग का अर्थ यहाँ पर यह है कि वैसा वर्ग जो मजदूर और दैनिक जो भोगी लोग होते हैं और जो मध्यम वर्ग है, उन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर उन्हें सर्वहाराकरण का डर सता रहा था। राजनीतिक स्थिति है उसमें काफी परिवर्तन आता है। यहाँ पर जो सरकार वाइमर गणतंत्र, जो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी, वो कभी भी स्थिर नहीं रहती है। स्थिर नहीं रहने का मतलब कि जब भी चुनाव होते हैं तो वहाँ पर किसी एक पार्टी को सफलता नहीं मिलती है, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ रहता है। इतना ही नहीं, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर एक जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, जो वहाँ की सरकार थी, वो एक अनुच्छेद का प्रयोग करती है बार बार, अनुच्छेद 48। इस अनुच्छेद के अंतर्गत वो क्या करते हैं कि नागरिकों के जो जितने भी अधिकार थे उनको वो सीज कर देते हैं, यानी कि उसे वो छीन लेते हैं। और वो उस बीच में जो वहाँ पे 20 लोगों का एक मंत्रिमंडल था, वो अपने स्तर से काम कर रहे होते हैं। तो इससे जो जनता थी उसमें भारी असंतोष थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये देश की हालत कैसे ठीक होगी। एक तो मैंने पहले आपको बताया था कि जो यहाँ पे रूढ़िवादी विचारधारा के जो लोग थे वो चाहते थे कि एक ऐसा शासन व्यवस्था का जन्म हो जो वर्साय की संधि का जो संधि हुई है, जिससे अपमानजनक संधि कहते हैं, वो उस संधि का वो बदला ले सके। तो यहाँ तो बदला लेने की बात तो दूर थी, यहाँ के लोग जो हैं वो सरवाइव भी नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में देश की हालत दिन ब दिन और बदतर होती जा रही थी। अब हम देखते हैं इसके अगले भाग में सबसे महत्वपूर्ण हिटलर का उदय। हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर और कहा जाता है कि यह एक ऐसा शासक था जिसने अपने स्वार्थ के लिए या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये एक ऐसा शासक था जिसे सबसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा शासक इसे माना गया जिसने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मानवता के मूल्यों से भी नीचे ले जाकर के उनकी हत्या कर दी। अभी तक राजनीति में ऐसा नहीं हुआ था कि लोग जो है इस क्रूरता के साथ अपने प्रतिद्वंदियों को समाप्त करें। तो हम चलते हैं, अब इसके थोड़ा बायोग्राफी को देखते हैं कि हिटलर, जिनका नाम एडोल्फ हिटलर था और इनका जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। इनका बचपन बहुत ही बेहद गरीबी और आवश्यकताओं से जूझते हुए हुआ और जब ये युवा अवस्था में आए तब भी इनकी जो हालत थी वो आर्थिक रूप से बिल्कुल ठीक नहीं थी। अंततः ये आर्मी ज्वाइन करते हैं और आर्मी में इनका काम था कारपोरल का, जिसे हम संदेशवाहक कहते हैं। वो क्या करते थे? सैनिक जो सीमा पर वो युद्ध लड़ रहे होते हैं उनके पास संदेश का आदान प्रदान करते थे, वो महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाते थे। इसी कारण से इनकी वीरता के कारण हिटलर को आयरन क्रॉस दिया जाता है। आयरन क्रॉस वहाँ के एक जो सैन्य संगठन था, जो व्यवस्था थी, उसमें एक वीरता के लिए दिया गया एक उपाधि था। इसके बाद वो धीरे धीरे जो सैनिकों के साथ रहने से उन्हें ये प्रतीत होता है या उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोगों को वर्साय की संधि का बदला लेना चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध में वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके अपने स्तर से भाग भी लेते हैं और उन्हें ऐसा यकीन था कि प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी जीत जाएगा, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता है। इसी बीच जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है और उस हार के बाद जब आत्मसमर्पण करता है जर्मनी और वर्साय की जो अपमानजनक संधि होती है उससे हिटलर काफ़ी दुखी और काफ़ी निराश होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा फिर एक अपने सेना से अलग हट करके अब वो क्या करते हैं, एक पार्टी में सदस्यता ग्रहण करते हैं और उस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। और इस पार्टी में सदस्यता लेने के बाद वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं और 20 अप्रैल
1923 ईस्वी को अपने पार्टी का नाम बदल करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर देते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में नाजी पार्टी भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति में वो धीरे धीरे आगे बढ़ना आरंभ करता है। हिटलर 1923 ईस्वी में वहाँ पर वो एक जो तत्कालीन व्यवस्था थी, जो शासन थे, उसमें एक वो आक्रमण करते हैं किस पर, वाइमर गणतंत्र पे ही एक जगह था वाइबेरिया, परंतु वहाँ पर उनका आक्रमण असफल होता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है देशद्रोह का मुकदमा चला करके। तो इस प्रकार से जेल में बंद करने के बाद जेल की अवधि में वो एक अपनी बायोग्राफी लिखते हैं जिसका नाम था मेन कैंप, हिंदी में मेरा संघर्ष। हालांकि एक वर्ष के बाद 1924 ईस्वी में ही, हालांकि ये सजा उनको 5 वर्ष की होती है, परंतु एक वर्ष के बाद ही उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो 1924 से 1930 ईस्वी के बीच में हिटलर के द्वारा अपनी पार्टी यानी कि नाजी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कई तरह के चीज़ों को किया था, जिसमें बहुत सारे आडंबर भी होते हैं। उसमें आप देखेंगे कि वो उसके द्वारा एक प्रोपोगेंडा रचा जाता है, जिसमें ये लोगों को उम्मीद दिखाई जाती है कि जल्द ही हम एक महान देश के रूप में बनेंगे और जो वर्साई की संधि है उसका हम बदला लेंगे और हम पूरे यूरोप पर राज करेंगे। तो इस प्रकार से लोगों को एक ऐसी उम्मीद दिखाई जाती है जिससे लोगों को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि ये सब कुछ सच हो सकता है। तो एक चीज़ और थी, हिटलर एक प्रभावशाली वक्ता था और वो अपने भाषणों से लोगों को मंत्रमुग्ध करता था और वो लोगों को गोलबंद करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडाओं को रचता था। जैसे कि उसका जो चिन्ह था उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था, जो लाल रंग का कपड़ा होता है उस पर वो स्वास्तिक का चिन्ह व्हाइट रंग का बना हुआ था। उसके अलावा जब वो भाषण समाप्त करता था तो एक अलग तरह की ताली का वो प्रयोग करता था जो उसके शक्तिशाली होने के बारे में प्रस्तुत करता था। उतना ही नहीं, वो अपनी तुलना एक उद्धारक के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो पूरे संसार का उद्धार करने आया है, यहाँ तक कि जो जीसस क्राइस्ट है उससे तुलना करने लगता है कि वही अवतार है। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने आप को इस तरह से लोगों के सामने पेश करते हैं कि लोगों को यकीन होने लगता है कि अब हिटलर ही जो है हम लोग को, पूरे संसार को या जो जर्मनी है उसको इससे बाहर निकाल सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर, लोकतंत्र का ध्वंस। तो हम देखते हैं कि जैसे ही 1932 का चुनाव होता है और हिटलर को भारी सफलता मिलती है, अब उसके बाद 30 जनवरी 1933 ईस्वी को जर्मनी का चांसलर हिटलर को बनाया जाता है। और जैसे ही हिटलर चांसलर बनता है वो अपने सत्ता को केंद्रित करना आरंभ करता है। उस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जो अपने विरोधी थे उन लोगों पर लगाम कसने की वो योजना आरंभ करता है। इसी क्रम में जैसा कि हम देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर कि हिटलर जो है वो लोकतांत्रिक जो संरचनाएं थी उन संरचनाओं को धीरे धीरे वो समाप्त करने लगता है और 27 फरवरी 1933 ईस्वी को वो क्या करता है, जर्मन संसद जो था राइक्सटैग, उसमें वो आग लगवा देता है। और आग लगाने के बाद ठीक अगले दिन यानी कि 28 फरवरी को वो एक अध्यादेश लाता है जिससे फायर डिक्री कहा जाता है। और उस अध्यादेश के अंदर जितने भी लोगों के जो मौलिक अधिकार थे, जो उन अधिकारों को वो क्या करता है कि उसको सीज कर लेता है। इन अधिकारों में लोगों के अभिव्यक्ति की आज़ादी, उनके लोकतांत्रिक अधिकार, ये सारे शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से जो जनता के जो पावर दिए गए थे, जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को वो क्या करता है कि वो समाप्त कर देता है। तो इसमें मैंने बताया आपको कि वो धीरे धीरे लोकतांत्रिक संरचनाओं को वो समाप्त करता है। हिटलर जो था वो अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन कैंप की स्थापना करता है। और ये कैंप क्या थे, इन कैंपों में जो विरोधी होते थे उन विरोधियों को वो क्या करता था, बंद करके और उसमें जहरीली गैस छोड़ देता था, जिससे वो लोग दम घुटने से मर जाते थे। इस प्रकार से वो लोगों को यातना, विभिन्न प्रकार की यातनाओं को देने के लिए उसने क्या किया, एक अपनी अलग तरह की पुलिस व्यवस्था आरंभ की। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वो गेस्टापे, एक गुप्तचर व्यवस्था थी जिसमें अगर कोई भी विरोधी हिटलर के अगेंस्ट कोई काम कर रहा होता था तो उससे पकड़ करके सीधे उसी यातना गृह में, जहाँ कंसंट्रेशन कैंप था, उसमें उसको क्या किया जाता था, उसे बंद कर दिया जाता था और उससे बड़ी ही क्रूरता पूर्वक उसकी हत्या कर दी जाती थी। के द्वारा एक बिल ले आता है, इनेबलिंग
बिल, इस बिल के अंतर्गत वो पूरी तरह से देश में तानाशाही शासन व्यवस्था को आधिकारिक रूप से कायम कर लेता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से अब जो हिटलर था वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से राजनीति में तो प्रवेश किया, परंतु अब वो क्या करने लगा, धीरे धीरे वो एक तानाशाह के रूप में परिवर्तित हो गया। तो इसके बाद धीरे धीरे वो अपनी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को आरंभ करता है, अपने विशेष सैन्य संगठनों को वो लाता है, और उसी में एक सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, उसका नाम था गेस्तापे। और गेस्तापे जो था वो एक तरह के गुप्तचर एजेंसी थी, जो भी विरोधी होते थे उन विरोधियों पर वो कड़ी नजर रखता था, और जैसे ही उसके अगेंस्ट कोई चीज़ें प्राप्त होती थी उन विरोधियों को वो पकड़ करके बिना किसी मुकदमे के वो यातना गृह में डालता था, जिससे हम कंसंट्रेशन कैंप बोलते हैं, और उसमें लोगों को जहरीली गैस दे करके, जो बिजली की तारों से झटके दे करके उनकी हत्या कर देता था। तो इस प्रकार हिटलर जो है अब वो एक क्रूर तानाशाह के रूप में धीरे धीरे उभरने लगा, और इस प्रकार जो देश की जो स्थिति है, उस जो राजनीतिक स्थिति है, अब वो लोकतांत्रिक से वो तानाशाही स्थिति में बदल जाती। अब हम देखते हैं चैप्टर में आगे पुनर्निर्माण। जब हिटलर एक तानाशाह के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद वो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ वो कार्य करना आरंभ करता है, और जिसके आर्थिक जवाबदेही या आर्थिक जो मामलों के लिए वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने वो एक मंत्री, इसका नाम था साख्त, उसको जिम्मे देता है। तो वो क्या करता है कि जितने भी संसाधन होते हैं उसमें क्या था कि वो 100% जो सरकारी धन थे उनका उद्देश्य वो रोजगार लगाने के लिए करता है, ताकि धीरे धीरे जो जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आए। इतना ही नहीं, देखें तो इसके बाद जो हिटलर है अब वो अपनी साम्राज्यवादी नीति को आरंभ करता है, और देखते ही देखते 1936 ईस्वी में वो राइनलैंड का जिस पर कब्जा कर लिया जाता है वर्साई की संधि में, उस पर वो पुनः अधिकार करता है, क्योंकि उसका क्षेत्र था और उसमें बहुत ही अगर देखें तो खनिज जो संपदा थी उसके लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। उसी प्रकार से आगे वो अन्य क्षेत्रों को जीतना आरंभ करता है, ताकि वो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी सुधार आ सके। इसी क्रम में वह 1938 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर भी आक्रमण करता है, और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर उसे भी अपने क्षेत्र में मिला लेता है। इन सभी परिस्थितियों के बीच में जो उसका मंत्री था, जो साख्त जो आर्थिक मामलों को देख रहा था, वो सुझाव देता है कि आप यहाँ पर जो युद्ध की नीति है उसका त्याग करके सबसे पहले जो है आप यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें। परंतु उसके इस सुझाव को हिटलर मानने से इनकार करता है, और साख्त को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया जाता है, और हिटलर अपने पुरानी रणनीति जिसमें वो युद्ध की जो नीति थी उसी नीति पर वो आगे काम करना आरंभ करता है, और इसी क्रम में वो अन्य क्षेत्रों पर भी आक्रमण करता है। इसी बीच में हिटलर के द्वारा 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है, और यही पोलैंड पर जो आक्रमण है वो द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ के रूप में मानी जाती है। जर्मनी और पोलैंड में युद्ध आरंभ होता है। इसके ठीक 1 वर्ष बाद यानी कि सितंबर में अब जर्मनी क्या करता है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए एक गुट बनाता है। जैसे हम लोगों ने पहले गुट देखा था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, यहाँ पर जो त्रिगुट बना था उसमें जापान शामिल होता है, जर्मनी और इटली। अब ये 3 देशों का एक समूह बनता है और उन तीनों में समझौता होता है, और ये क्या करते हैं, वो मित्र राष्ट्र से युद्ध लड़ने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ते हैं। हालांकि आरंभिक वर्षों में हिटलर को काफ़ी सफलता मिलती है और इससे वो काफ़ी उत्साहित होता है, परंतु उसके द्वारा एक गलती कर दी जाती है। वो क्या थी गलती, वो रूस पर आक्रमण कर देता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वो रूस क्या था, वो मित्र राष्ट्र की ओर से युद्ध में भाग ले रहा था। अब ये जो रूस पर आक्रमण होता है, ये आक्रमण हिटलर के लिए एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित होती है। क्यों? क्योंकि जब रूस पर आक्रमण होता है तो जो रूसी लाल सेना जो थी, जो सैनिक थी, वो क्या करते हैं, जर्मन सैनिकों को खदेड़ना शुरू करते हैं, और स्थिति ऐसी होती है कि उसे बर्लिन में ला करके उन लोगों को छोड़ देते हैं। यानी कि अब रूस की सेना जो थी वो जर्मनी की जो राजधानी है वर्तमान बर्लिन, वहां तक पहुंच जाती है। अब यहीं से जो स्थिति है वो जर्मनी की बिगड़ने लगती है। इसी बीच में एक और महत्वपूर्ण चीज होता है कि जापान भी जो है वो जो एशिया में वो अपने वर्चस्व को बढ़ा रहा था, और इस बीच में जो इंडो चाइना का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर अब क्या करता है, जापान जो है अधिकार कर लेता है, और यह व्यापारिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था।
इसी बीच में जापानी सैनिकों के द्वारा दिसंबर 1941 ईस्वी में पर्ल हार्बर, जो अमेरिका का जो वहाँ बंदरगाह था और वो व्यापारिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण था, उस पर जापानी सैनिक क्या करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं और उसमें लगभग 2,500 से 3,000 जो सैनिक थे वहाँ के, वो मारे जाते हैं और अमेरिका को इससे काफ़ी आर्थिक रूप से नुकसान होता है। अब ऐसी परिस्थिति में आरंभ में अमेरिका चाहता नहीं था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले, परंतु अब वो इस युद्ध में कूद पड़ता है। लेकिन अमेरिका के आते ही ये पूरी स्थिति बदल जाती है। अब होता क्या है कि इधर रूस जो है वो बर्लिन तक पहुंच जाता है, दूसरी ओर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो जाता है। अब स्थिति बदलने लगती है और मई 1945 ईस्वी में रूस के साथ साथ इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, ये जो सारे जो इसके गुट के जो थे लोग, वो पहुंच जाते हैं बर्लिन तक और वहां पर अंततः हिटलर की जो सेना थी उसे आत्मसमर्पण करना पड़ता है और इस प्रकार से हिटलर जो था वो युद्ध में पराजय का उसे सामना करना पड़ता है। वहीं उसके दूसरी ओर हम देखें तो जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा में बम्बार्डिंग या परमाणु बम से हमला कर दिया जाता है अमेरिका के द्वारा और इस हमले के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध क्या होता है, समाप्त होता है। तो हमने ये देखा कि किस तरह से हिटलर का उदय होता है और किस तरह से वो रूस के साथ जो युद्ध करता है और उसकी हार होती है और उसके बाद जो देश की जो स्थिति है वो किस प्रकार से बदलती है। अंततः जो है लास्ट में हिटलर अपने आप को परिवार सहित गोली मार लेता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें।